नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे कुछ देर पहले मोदी और बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के बीच 7 RCR यानी 7 रेसकोर्स रोड में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो पार्टी और सरकार के बीच तालमेल का काम करेगी। इस कमेटी में खुद मोदी के अलावा नितिन गडकरी, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। 7 रेसकोर्स रोड में एक बैठक हुई और उस बैठक में फैसला लिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, कुछ देर पहले मोदी और बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के बीच 7 RCR में जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि मोदी ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जो पार्टी और सरकार के बीच समन्वय बनाएगी, तालमेल बैठाएगी और तालमेल का काम करेगी। इस कमेटी में खुद मोदी होंगे, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली। यह बड़ा फैसला है जिस मीटिंग में लिया गया उसमें और भी कई मसलों पर फैसले हुए हैं। दरअसल आज 7 RCR में सुबह से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी। मोदी कोई भी राजनीतिक फैसला लेने में कोताही बरतना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने लोकसभा के आने वाले सत्र से लेकर मंत्रियों के लिए 100 दिन तक के प्लान के फैसले लिए हैं। दिल्ली की सत्ता का पावर सेंटर कहे जाने वाले 7 RCR में नरेंद्र मोदी को आए 36 घंटे भी नहीं हुए थे कि संगठन से लेकर सरकार के फैसलों को लेकर नए प्रधानमंत्री अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। मोदी सरकार के हैवीवेट मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। प्रधानमंत्री निवास में आने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चलती रही। 7 RCR पर 3 घंटे तक चली इस बैठक में मोदी के साथ वो 3 नेता शामिल थे जो न सिर्फ मोदी के सबसे करीबी और विश्वास पात्र हैं, बल्कि सरकार और पार्टी में अब सबसे ताकतवर मंत्री भी हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी पार्टी और सरकार में जो भी अहम फैसले होंगे उसमें यही चारों लोग शामिल होंगे। बैठक में सरकार से लेकर संगठन तक के तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मशविरा किया। इनमें 3 मुद्दे खास रहे। संसद का सत्र शुरू होने के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या हो ताकि सरकार का एजेंडा देश के सामने आ सके। बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बीजेपी की कमान किसे सौंपी जाए, यानी नया बीजेपी अध्यक्ष कौन हो। हालांकि मोदी ने सभी मंत्रियों को ताकीद कर दी है कि वो जल्द से जल्द अपने मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे को तैयार करें ताकि जनता के बीच ये साफ संदेश जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा सिर्फ चुनावी नहीं है। माना जा रहा है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी की टीम बड़ी हो जाएगी। एनडीए के कुछ और सांसदों को मंत्री बना दिया जाएगा। सभी दलों, खासकर शिवसेना को उसके कोटे के हिसाब से सरकार में जगह देकर नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। हम सोमवार से एक काम में लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विभाग को और सब विभागों को कहा है कि पहले महीने में क्या कर सकते हो, 100 दिन में क्या कर सकते हो और फिर साल भर में क्या कर सकते हो, इसका एक नक्शा देना है। तो हम इस नक्शे को सोमवार को हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है और फिर हर विभाग के साथ प्रधानमंत्री समय देकर मीटिंग करने वाले हैं, तो उसमें हम ये सारा प्रोग्राम रखेंगे। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट 26 मई से ही शुरू हो गई थी। अरुण जेटली ने भी इसके संकेत दिए थे। जेटली के पास 2 अहम मंत्रालय हैं। वो फिलहाल वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन पहले दिन ही उन्होंने साफ कर दिया कि रक्षा मंत्रालय का मुखिया उन्हें अंतरिम व्यवस्था के तहत बनाया गया है। The Ministry of Defense is only an additional charge with me till alternative arrangements are made after a full expansion of the Council of Ministers. And I'll be spending a reasonable amount of time here every day. बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि रक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 3 नेताओं के नाम उभर कर सामने आए हैं। दावेदारों की लिस्ट में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के मास्टरमाइंड रहे अमित शाह का नाम है, तो जेपी नड्डा और ओम माथुर भी पीछे नहीं। राजनाथ के बाद बीजेपी का नाथ कौन होगा, ये फिलहाल किसी को नहीं पता।
जिस तरह मंत्रिमंडल से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के चयन में संघ ने मोदी को खुली छूट दी, उससे साफ है कि इसके लिए मोदी की राय सबसे अहम होगी। चाहे पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत या फिर सरकार के कामकाज को बदलने की रणनीति, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में इन तमाम चीजों पर उनकी ऐसी मजबूत पकड़ हो जाए ताकि जो कुछ वो चाहे, जो फैसला लेना वो चाहे, वो फौरन अमल में लाया जा सके। कैमरामैन संजय खान के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। जब जनता ने समर्थन पूरा दिया है तो इसी जनता की उम्मीदें भी पूरी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और शायद इसीलिए 100 दिन का एजेंडा सेट किया जा रहा है या मांगा जा रहा है। मंत्रियों की मीटिंग तो सिर्फ एक नमूना थी। इससे पहले मोदी ने एक मजे हुए सियासी खिलाड़ी की तरह बीजेपी महासचिवों की बैठक की। इस बैठक में मोदी ने लोकसभा के बाद विधानसभा चुनावों में जीत का खाका बताया और सबको इसके लिए तैयारी शुरू करने को भी कह दिया। मोदी के कदम पड़ते ही 7 RCR सत्ता का नया पावर सेंटर बन गया है। 7 RCR में आने के दूसरे ही दिन मोदी ने साफ कर दिया कि वो केंद्र में सरकार बनाकर ही बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि अब मोदी ने विधानसभा चुनावों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। आज ही मोदी ने 7 RCR में बीजेपी महासचिवों की पहली ही बैठक में सभी को मिशन विधानसभा के लिए तैयार रहने को कह दिया है। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस मीटिंग में मोदी ने पार्टी महासचिवों को महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों के मद्देनजर कमर कसने को कह दिया है। सूत्रों की माने तो मीटिंग में मोदी ने महासचिवों को कहा, पार्टी और संगठन चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में सरकार को मदद दे। अगर सरकार भूल करे तो संगठन सरकार को बताएं कि लोकसभा चुनाव की जीत को आगे भी दोहराना है। संगठन इसके लिए तैयार रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बहुत कुर्बानी दी है। कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखना है। कार्यकर्ता को उचित सम्मान मिले। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाना प्राथमिकता है। चुनाव के अनुभवों को आगे इस्तेमाल करें। संगठन की ताकत सबसे बड़ी है, उसके बिना इतनी बड़ी जीत संभव नहीं थी। सूत्रों की माने तो मोदी ने मीटिंग में कहा कि हर महासचिव को एक तय जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसका फैसला आगे होने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। साफ है कि मोदी सरकार चलाने के साथ साथ पार्टी की कमान भी कमजोर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि राजनाथ सिंह भी अब सरकार में शामिल हो गए हैं। इसलिए जब तक पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तब तक मोदी पार्टी के उत्साह को कम भी नहीं होने देना चाहते। इसलिए मोदी कल पार्टी मुख्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 3 महीने की तनख्वाह बतौर बोनस देने जा रहे हैं। इसमें सफाई कर्मचारी से लेकर स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी शामिल हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान संगठन और सरकार के बीच तालमेल गड़बड़ होने का खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। लिहाजा अब नरेंद्र मोदी सरकार उस बात से सबक लेते हुए पहले से ही सारे इंतजाम करना चाहती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का यह सिलसिला लगातार चलता रहे, और इसके लिए जरूरी है सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल। कैमरामैन आलोक दास और बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। विधानसभा चुनाव के साथ साथ मोदी राज्यसभा के मिशन में भी जुटे हुए हैं। इसका श्री गणेश भी महासचिवों की बैठक से हुआ है, जो प्लान 1 का हिस्सा है। जल्द ही प्लान 2 के तहत एनडीए का कुनबा भी बढ़ने वाला है। इसका सीधा फायदा एनडीए को राज्यसभा में मिलेगा। लोकसभा में 282, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 42 सीटें। ये वो हकीकत है जो मोदी सरकार को बड़े फैसले लेने में परेशान कर सकती है। इसलिए मोदी ने राज्यसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि बिना राज्यसभा में बहुमत के कोई भी बिल राज्यसभा में पास करा पाना मोदी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास सिपह सालारों ने इसके लिए 2 प्लान बनाए हैं, जिन पर अमल भी शुरू हो गया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी मिशन बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 2 योजनाओं पर काम कर रहे हैं, फौरी और दूरगामी। फौरी योजना के तहत उनका मिशन है कि एनडीए का कुनबा बढ़ाना, और दूरगामी योजना के तहत आने वाले विधानसभा चुनाव एक के बाद एक फतेह करते जाना, ताकि राज्यसभा में पार्टी की स्थिति सुदृढ़ हो सके। फिलहाल तो राज्यसभा में सरकार को कोई भी बिल पास कराने में दूसरी पार्टियों का मुंह जोहना पड़ेगा, लेकिन जब एनडीए का कुनबा बढ़ जाएगा और इन दोनों मिशन की कामयाबी होगी, तभी सरकार कुछ राहत महसूस कर पाएगी। 16वीं लोकसभा के साथ शुरू होने वाले संसद के पहले सत्र में तो मोदी सरकार की नई आसानी से पार हो जाएगी।
परीक्षा आएगी बजट के मॉनसून सत्र में, जब बजट के साथ ही कई अहम विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में लाए जाएंगे। ऐसे में राज्यसभा में मजबूत विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, तब सरकार के पास कोई मजबूरी न हो, इसकी तैयारी जी जान से की जा रही है। प्लान 1 के तहत प्रधानमंत्री ने खुद अपने घर पर महासचिवों की बैठक बुलाई, जबकि प्लान 2 के तहत एनडीए कुनबा बढ़ाया जा रहा है। कुनबा बढ़ाने के लिए मोटी तादाद वाले राज्यसभा सदस्यों वाली पार्टियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। साफ संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि राज्यसभा 10 सदस्यों वाली AIADMK और 4 सदस्यों वाली बीजू जनता दल भी एनडीए के साथ को सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए की तादाद 59 है। 19 जून को राज्यसभा की 8 सीटों के लिए चुनाव भी होने वाले हैं। इसमें भी एनडीए और बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा राज्यसभा में मिशन बहुमत के तहत 4 सीटों वाली बीजेडी, 10 सीटों वाली AIADMK और 5 सीटों वाली एनसीपी भी साथ आ जाएं तो एनडीए काफी सुविधाजनक हालत में आ जाएगा। लिहाजा प्रधानमंत्री सीधी रेल में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की इन दलों से बातचीत चल रही है। यानी मोदी चाहते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हो तो किसी विधेयक की राह में बहुमत का कोई रोड़ा न अटक जाए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सरकार के एक्शन में आए अभी 5 दिन बीते हैं, लेकिन यह साफ होने लगा है कि नई सरकार के एजेंडे में जम्मू कश्मीर ऊपर है। मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। पंडितों को फिर से घाटी में बसाने के लिए योजना बना रही है। आपको याद होगा, शपथ लिए कुछ ही घंटे बीते थे कि से पहला बड़ा बयान आया। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने धारा 370 को लेकर बयान दिया था। हालांकि बाद में तो पलट गए थे, लेकिन यह बात तो साफ होने लगी थी कि कश्मीर मोदी सरकार के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। अब खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर का नाम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर किया जा सकता है। इस कदम के पीछे दलील ये सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू का एक हिस्सा भी पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है। पीओके का जेके करने की कोशिश मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति है। दरअसल मोदी सरकार का मानना है कि पीओके कहने से पूरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती। मोदी सरकार पूरी दुनिया को यह बताना चाहती है कि पाकिस्तान के कश्मीर के हिस्से को ही नहीं, कश्मीर राज्य के हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाक अधिकृत कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर प्रस्ताव के पीछे सरकार की मंशा साफ है। कश्मीर नहीं, समाधान के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने कई दूसरे एजेंडों पर भी काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव के वक्त उन्होंने कश्मीरी पंडित को लेकर भी एक बड़ा वादा किया था। अब सरकार को एक्शन में आए 1 हफ्ता शुरू कर दिया है। कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की कोशिश होगी। मिलकर उन्हें मुकम्मल सुरक्षा और एक नया जीवन मुहैया कराने की कोशिश होगी। मोदी सरकार सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, सारे उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। गौरव सावंत,